अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ढाका कोचिंग सेंटर की जानिब से पीएचडी की क्लास आपकी इस वक्त ली जा रही है। लास्ट क्लास में जहां पर हमने रोका था, आज हम अपनी क्लास वहीं से शुरू करेंगे। तो इस क्लास में बेसिकली लास्ट क्लास में हमने बात की थी सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ गाजीपुर से आज हम शुरू करेंगे। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि यह जो हमारे सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया, इनकी तालीम के लिए काम किया, और इनका मकसद यही था कि हमारे लोग पढ़ें और पढ़ के अपना मुआशरे में एक अलग मकाम पैदा करें जो हमें हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने में, एजुकेशन के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, ठीक है ना, एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, कोचिंग सेंटर से आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो अगर आपको नोट्स वगैरह या कोई जो भी काम है आप अपने कोचिंग सेंटर से राब्ता करें, ठीक है। ओके, तो बात यह कि सर सैयद अहमद खान जो थे, उन्होंने क्या किया, एक साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर, एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गाजीपुर पे 1864 में। इसका मकसद क्या था कि वो तमाम किताबें जो इंग्लिश में, उनको उर्दू में ट्रांसलेट किया जा सके, ताकि ये जो बड़े सगीर के मुसलमान थे, बड़े सगीर के मुसलमान इन किताबों को पढ़ें और इनको पता चले कि हाँ भाई इन किताबों में लिखा हुआ क्या है, उनको इल्म मिले। अब होता क्या था कि वो किताबें जो होती थी वो इंग्लिश में होती थी, ठीक है ना। जब इंग्लिश में किताबें हैं तो आप जो है वो पढ़ ही नहीं पाते थे, ठीक है ना, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती थी तो आपको समझ ही नहीं आता था कि इन किताबों में क्या लिखा हुआ है। तो उनको हमने क्या किया, उनको हमने ट्रांसलेट किया इन उर्दू, so that the people of बड़े सगीर हिंदुस्तान can understand what is being written in these books, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1886, Sir Syed set up an organization which is known as Mohammedan Educational Conference, which presented a 12-point program in Western and religious education in English and other languages. Its aim was to convey the message of education to the Muslim masses. मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उसका नाम मोहम्मदन रखा गया क्योंकि हम मुसलमान जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो एक रखा गया ये, और इसका मकसद भी क्या था, इसका मकसद ये था कि जो मुसलमान है उनको तालीम की तरफ लेकर आ जा सके, उनको तालीम से आशना किया जा सके। किताबें उर्दू में लिख दी गई, फिर इनको कॉन्फ्रेंसेस की गई कि आओ और पढ़ो, क्योंकि तालीम एक वाहिद जरिया है जिससे हम अपने हालात और वाक़यात ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अपनी सिचुएशन अगर हम आप समझते हैं कि हमारी चेंज होगी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ज़रिया है, दैट इज़ एजुकेशन। सिर्फ़ एजुकेशन के ज़रिए ही हमारे हालात चेंज हो सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक जगह मैं बैठा हुआ था, करप्शन की बात हो रही थी। आज भी करप्शन बहुत ज़्यादा है और तब्दीली के नारे लगाए गए, लेकिन कुछ नहीं हो सका, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह क्या थी? तो मुझसे पूछा गया कुछ किसी बैठे होते, आप बताएं सर आप क्या समझते हैं, क्यों हमारे मुल्क में तब्दीली नहीं आ रही है, क्यों हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे? तो मैंने उसका जवाब ये दिया, एजुकेशन। तो ये सर सैयद अहमद खान का एक विजन था जो मैंने वहां पर बयान किया कि देखें, अगर आप किसी भी मुआशरे में तब्दीली लेकर आना चाहते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको चेंज करनी होगी, सबसे पहले जो चीज आपको चेंज करनी होगी, दैट इज एजुकेशन। आपको सबसे पहले लोगों को तालीम देनी होगी। जब हमारे लोग तालीम हासिल करेंगे तो इनके हालात क्या होने लगेंगे, बेहतर होने लगेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कंक्लूजन। सर सैयद although was the first Muslim member of Central Legislative Council, but he advised the Muslims to remain apart from politics unless and until they would get education. He believed that the cure of Muslims' problems is only education, and unless Muslims get and until Muslims get education. तो सर सैयद अहमद खान ने जो सारी अलीगढ़ मूवमेंट चलाई, सारी उन्होंने बातें की और उनको कहा कि भाई पहले सियासत से दूर हो जाओ, क्योंकि कोई भी शख्स जब तक बेहतर सियासत नहीं कर सकता, जब तक वो पढ़े ना। अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक बेहतर, एक फोरसाइटेडनेस आपकी हो जाएगी, एक दूर नजरी आपकी हो जाएगी, एंड फिर आप एक बेहतर फैसला कर सकते हैं अपने लिए।
तो ये इसके अंदर क्या आ गया कि इफ यू वांट टू टेक अ गुड डिसीजन, if you want to be a good politician, तो first of all what you need is you need education. आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तालीम हासिल करनी होगी। तो ये बात बेटा आप लोगों के लिए, आप लोग इस वक्त सेकेंड ईयर में, तो अगर आप अभी पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, तो जब भी इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप बहुत तरक्की करेंगे, तो दिस इज द टाइम टू गेट एजुकेशन, दिस इज द टाइम टू स्टडी। आप इस वक्त क्या करें, आप इस वक्त पढ़ें लिखें, और यही एक तरीका है, यही एक जरिया है अपने आप को आगे बढ़ाने का। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की जानिब। तो हमने अभी जो टॉपिक कवर किया दैट इज अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है ना, अलीगढ़ मूवमेंट से सवाल आता है। नोट्स आर अवेलेबल एज आई हैव ऑलरेडी सेड। ये जो नोट्स आप सॉफ्ट देख रहे हैं, मैं आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये नोट्स कोचिंग सेंटर में अवेलेबल हैं। जब आप जाकर खरीदना चाहें, आप ये नोट्स वहां से जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अलीगढ़ मूवमेंट पर अगर सवाल आता है फाइव शॉर्ट में ना, तो जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग आप लिखेंगे खाली, बस, दैट्स इट। ठीक है ना, मशहूर ज़माना, उर्दू वाले सुन ले, दो कौमी नज़रिया, एक बहुत ही मशहूर जो है ये वो है, अल्लाह भला करे, टॉपिक, दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी। Two nation theory means that Muslims of South Asia believe that Islam and Hinduism are not only two religions but also two distinct cultures with no similarities. भाई दो कौमी नजरिया क्या है? दो कौमी नजरिया इस पहली दो लाइनों के अंदर बिल्कुल खोल कर वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया इन दो लाइनों के अंदर। वो क्या है कि ये जो मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया बिलीव दैट इस्लाम एंड हिंदुइज्म, मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया क्या बोलते हैं कि इस्लाम और ये जो हिंदू हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग, ना सिर्फ ये एक मजहब अलग है, बल्कि इनका कल्चर के साथ साथ कोई इनके अंदर सिमिलैरिटी नहीं है, और ये हर तरह से क्या है, हर तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है जी, ये बात इसके अंदर बताई गई। अच्छा, their habits, architecture, music and script are all different, even why Muslims of India had demanded a separate homeland where Muslims could get their religious satisfaction. अब देखें, क्योंकि हैबिट्स उनकी अलग, आर्किटेक्चर अलग, यानी कि हमारे जो घर बनाने के नक्शो निगार होते हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है ना, अच्छा, हमारी आदतें, खाना पीना, इस तरह के जो हमारे मामलात होते हैं, वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारा जैसे वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या है, और वो गोश्त नहीं खाते और हमारे यहाँ गोश्त खाया जाता है। शराब हमारे यहाँ मना है, उनके यहाँ शराब मना नहीं। तो इस तरह के देयर सो मेनी थिंग्स। अच्छा, म्यूजिक, अब हमारा सारे गामा पादा नीसा, इस तरह की जो चीजें, वो सारी हिंदुओं की क्रिएचर है, हमारा नहीं है। हमारा म्यूजिक हराम है, इन द मुस्लिम्स म्यूजिक इज हराम। ऑन द अदर हैंड वो उनके बाकायदा मंदिरों में जो है वो गाने बजते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम होते हैं अजीब गरीब किस्म के। तो मुस्लिम्स एंड द हिंदूज, दे हैव टोटली डिफरेंट रिलीजन। उन दोनों का मजहब क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा, इसीलिए वहां के मुसलमानों ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई चलो जी, जब हम इतने ज्यादा फर्क है हमारे दरमियान, तो हमें क्या किया जाए, हमें एक अलग सेपरेट होमलैंड दिया जाए, एक अलग ही जमीन हमें दी जाए जिस पर हम अपनी जिंदगी गुजार सकें और अपने तौर तरीके के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार सकें। बेसिस ऑफ नेशनहुड। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ बुनियादें हैं दो कौमी नजरिए की, वो एक एक करके आपको बताते हैं किस तरह से इसकी बुनियाद डली, किस तरह से ये बात परवान चढ़ी, और फाइनली किस तरीके से पाकिस्तान हमने हासिल कर लिया। बेसिस ऑफ नेशनहुड क्या है? द मुस्लिम्स बिलीव दैट द बेसिस ऑफ देयर नेशनहुड नीदर टेरिटोरियल nor ethnic, linguistic, rather they are a nation because they belong to the same faith, Islam. तो सबसे पहले एक एक जो है ना, दो कौमी नजरिए के अंदर एक बात जो है वो की गई, वो क्या थी कि भाई जितने भी मुसलमान,
वो जबान की बुनियाद पर अलग कौमें नहीं है। मिसाल के तौर पर सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, महाजर, ये सब जबान की बुनियाद पर ये अलग अलग कौमें नहीं हैं। ये उस वक्त की बात थी 1947 से पहले की। और क्या कहा गया कि भाई इसी तरह कि रंग की बुनियाद पर भी कौमें, ब्लैक और व्हाइट अमेरिकन जिस तरह होते हैं, इस तरह ब्लैक और व्हाइट मुस्लिम्स भी नहीं, हिंदू वगैरह नहीं। हम अगर किसी चीज पर जबान की बुनियाद पर नहीं है, एरिया के हिसाब से नहीं है, बल्कि अगर हम एक कौम है तो वो किसके हिसाब से है? हम सिर्फ एक कौम है कलमे के हिसाब से, हमारी अकीदे के हिसाब से। अगर दो पार्टीज का अगर अकीदा सेम होता है तो दे आर वन नेशन। अगर दो पार्टीज का अकीदा अगर सेम होता है देन दे आर वन नेशन, तो फिर ये एक नेशन होते हैं। लेकिन अगर इनका अकीदा अलग अलग है तो ये अलग अलग कौम है। भले से मिसाल के तौर पर अगर दो सेम उर्दू दोनों दो बंदे बोलने वाले हैं, अगर उसमें से एक हिंदू और दूसरा मुसलमान है तो वो उर्दू दोनों बोलने वाले एक कौम नहीं है, बल्कि दोनों एक अलग अलग कौम से बिलोंग करते हैं। एक हिंदू है जिसमें सब, एंड द सेकंड वन इज व्हाट, द सेकंड वन इज मुस्लिम। ठीक है, अच्छा। बेसिस ऑफ नेशनहुड आपने सुन लिया। सर सैयद अहमद खान, द पायनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी। Sir Syed Ahmad Khan is the one who used the word two nation for Hindus and Muslims very first, after he saw hatred of Hindus and Congress for the Muslims. तो जब एक जब देखा सर सैयद अहमद खान ने कि ये इतनी ज्यादा नफरत है हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए, तो फिर हिंदुओं की वो नफरत देखकर हिंदुओं की वो नफरत देखकर सर सैयद अहमद खान ने कहा कि नहीं, ये दोनों अलग अलग कौम है और दोनों अलग अलग कौमों से बिलोंग करते हैं। दे आर नॉट वन नेशन बट दे आर द सेपरेट नेशन फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि हिंदू बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं, कुर्बानी नहीं करने दे रहे हैं, अजान नहीं देने दे रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, वजू वजू करके बंदा मुसलमान घर से निकलता है और उसके ऊपर जो है वो रंग डाल रहे हैं, होली होली करके। और एक बंदा सफेद कपड़ों में निकला घर से नमाज पढ़ने के लिए। सफेद जो कपड़े होते हैं, सफेद कलर अल्लाह ताला को पसंदीदा कलर है, इसलिए कफन भी सफेद कलर का होता है। ठीक है ना, सफेद कलर के कपड़े पहनकर एक बंदा निकला और हिंदू ने क्या करा, वो रंग वंग डाल दिया। जैसे सारे हिंदू ऐसा नहीं है, ठीक है, इट डजंट मीन कि मैं किसी कम्युनिटी के बारे में नेगेटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ हकाइक कि जो है ऐसा हुआ। ठीक है ना, सारे हिंदू ऐसा होना जरूरी नहीं है, यकीनन हिंदुओं में भी अच्छे लोग थे। अच्छा, टू नेशन थ्योरी इन द व्यूज ऑफ कायदे आजम। कायदे आजम ने टू नेशन थ्योरी के बारे में क्या कहा? तो कायदे आजम डिक्लेयर्ड Muslims are not a minority. Muslims are not a minority. They are one nation by every definition of the word nation. Muslims कोई minority नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक कौम। हर तरह से, जिस तरह से भी इनकी तारीफ की जाए, जिस तरह से भी इसको डिफाइन किया जाए, they are one nation. By all canons of international law, we are one nation. यानी कि अगर तमाम के तमाम इंटरनेशनल रूल्स अगर आप देखें जो एक कौम के लिए ज़रूरी है कि भाई ये कौम होगी, तो वो तमाम के तमाम सारे लॉ फॉलो करते हैं, सारे रूल्स ये इस बात की गवाही देते हैं, विटनेस बन जाते हैं कि मुसलमान एक कौम है। क्योंकि ज़ाहिर एक बहुत बड़ी अक्सरियत थी, पूरे पूरे के जो शहर थे वो मुसलमान थे। इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि 1000 साल से ज़्यादा बरे सगीर पर ये हुकूमत करने वाली कौम थी, जिसने पूरी बरे सगीर पर हुकूमत की। जो मुगल सल्तनत हमारी गुजरी है, इन्होंने 1000 साल से ज़्यादा इस पर जो है वो हुकूमत की। तो टू नेशन थ्योरी आपने सर सैयद अहमद खान के व्यू से भी हमने देखा, और कायद आज़म की निगाह में कायद आज़म का भी एक डायलॉग, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको हाईलाइट भी करूं, ये देखिए, जस्ट लेट, एक मिनट अभी हाईलाइट करता हूं जी। ये जो दो जुमले,
ये दो जुमले यही बता रहे हैं कि भाई ये कायद आज़म भी यही समझते थे कि बिल्कुल ये दो अलग कौमें, ठीक है ना। अच्छा, द मुस्लिम्स एप्रीहेंडेड that they would lose their identity if they remained a part of Hindu society. मुस्लिम्स को इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर हिंदुओं के साथ रहेंगे ना तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो रहा था। रस्म और रिवाज बहुत हद तक सेम सेम होने लगे, ठीक है ना। मुसलमानों में जैसे जहेज देने का जो कॉन्सेप्ट है, भाई मुसलमानों में जहेज में क्या होता है, कुरान शरीफ हो गया, एक आध छोटा मोटा बर्तन हो गया, चाय नमाज हो गई, तालीम दे दी, बस ये होता था। और मुसल औरत लड़की जो होती थी उसको माँ बाप की विरासत में से हक भी दिया जाता था। फिर क्या हुआ, फिर ये हो गया कि वो हिंदुओं के साथ रहना शुरू कर दिया। अब मुसलमानों ने भी भर भर के जहेज देना शुरू कर दिया, भर भर के। एसी भी तो, मोटरसाइकिल भी तो, बेडरूम सेट। और ये आज भी आप देख रहे हैं, आप अपने माशरे में देख रहे हैं, जिसकी भी आप देखेंगे कि शादी हो रही है, ठीक है ना, तो वो आप देखेंगे कि वही इतने बड़े लेवल पर जो है काम हो रहा है, और जहेज दिए जा रहे हैं, और गाने बजाने हो रहे हैं, और इसमें के बारात आना, ये सब। पहले ऐसा नहीं था, मुसलमानों में ऐसा नहीं होता। मुसलमान तो सादगी से अपने ये सारे प्रोग्राम्स करते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता था कि जो लड़की होती थी उसका भी हक होता था शादी के अंदर, यानी कि शादी के बाद भी उसका हक होता था बाप की जायदाद में। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है ये भी मुझे ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। They also came to realize the above-mentioned differences between them and the Hindus, and the Hindus, and hence demanded separate electorate on the ground that they were different nation from Hindus. और फिर उन्होंने एक सेपरेट जगह का बोला कि भाई हमें अलग जगह चाहिए, हम मुसलमान मुल्क हैं, हम मुसलमान लोग हैं, हमें एक अलग मुल्क होना चाहिए, हम अपनी मर्जी से वहाँ पर जिंदगी गुजारेंगे। यकीन करें, वाकई में एक जो है ना नगमा, वैसे भी अगस्त आने वाला है, एक कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, तो हकीकत है। वाकई में एक बहुत बड़ा एहसान है कायद आज़म का, के कायद आज़म समेत तमाम के तमाम उन लीडरान का जिन्होंने जद्दोजहद पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा किया। वी मस्ट बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दैम। हमें उन सब के लिए थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सोसाइटी, या कंपैरिजन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू सोसाइटी। आगे हम क्या करेंगे, now we will compare Muslims and Hindu. There are a few factors which split the inhabitants of the subcontinent into two nations. Let us examine each of them separately. अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंसेस देखेंगे। अच्छा, कायदे का एक वाक़या रिपीट करता चलूं, क्योंकि जब मैंने वो वाक़या सुनाया था शायद आप में से कुछ बच्चे नहीं भी होंगे। तो हुआ ये कि कायद आज़म ने जो है जब मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, तो उन्होंने खिताब किया जलसे से, जिसमें उन्होंने कहा कि हम दो कौमें अलग अलग हैं, हमारा उड़ना बिछोना, खाना पीना, रहना सहना, रस्म रिवायात, त्यौहार, तहजीब, each and everything is different from each other, ठीक है। therefore he demanded a separate homeland। अच्छा, वहाँ कुछ बैठे हुए थे हिंदू, हिंदू भी उनके जलसे में थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे। एक घर मुसलमान का, दूसरा हिंदू का, तीसरा मुसलमान का, चौथा हिंदू का, ठीक है ना। अब वहाँ पर इंडिया में ऐसा ऐसा भी है कि मंदिर के साथ, बिल्कुल मंदिर के दीवार के साथ जो बराबर वाली बिल्डिंग है वो मस्जिद की है, ठीक है ना। पाकिस्तान में कहीं ऐसा है नहीं। वहां पर क्या है कि मंदिर के बिल्कुल बराबर वाली जो बिल्डिंग है, दीवार से दीवार चिपकी हुई है, उधर घंटे बज रहे हैं, टन टन, यहाँ से अजान की आवाज जा रही है, ठीक है ना। और बहुत सारी बाबरी मस्जिद बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक बहुत ही तारीखी 600 साल पुरानी वो मस्जिद थी, और उसे तोड़कर क्या बना लिया गया, क्या कहते हैं उसे, मंदिर मंदिर बनाने के लिए, कि भाई ये बाबरी मस्जिद एक मंदिर तोड़कर बनाई थी, इसलिए हम दोबारा मंदिर बनाना चाहते हैं। अच्छा जी,
अब आता है जी रिलीजियस डिफरेंसेस पर। अब एक एक करके हम देखेंगे। द हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, दोनों एक अलग अलग मजहब से डेफिनेटली बिलोंग करते हैं। इस्लाम प्रीचेस तौहीद, इस्लाम तबलीग किसी करता है, ऐलान किसका करता है, तौहीद का ऐलान करता है कि हमारे कितने खुदा, हमारा एक खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, एंड बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ मैन बिफोर लॉ। अच्छा, हमारे यहाँ वो एक बड़ा मशहूर शेर आपको सुना दूं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यानी हमारे यहाँ इन द आई ऑफ लॉ, कानून की निगाह में एवरी वन इज इक्वल, हमारे यहाँ सब क्या है, बराबर। अच्छा, दो बातें कोई, हमारे यहाँ तौहीद, वननेस ऑफ गॉड, यूनिटी ऑफ गॉड, अकेला खुदा। दूसरी चीज इक्वालिटी, सब कानून के सामने बराबर। जैसा कि आपको पता हो, एक हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर मेरी बेटी फातिमा जहरा सलाम अलैहा भी मेरे सामने होती तो मैं फिर भी वही करता जो हक होता। ठीक है जी। अच्छा, मुस्लिम्स आर बिलीवर्स ऑफ गॉड, मुस्लिम्स क्या हैं, अल्लाह ताला के यकीन रखने वाले हैं। द होली प्रॉफिट्स हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द होली बुक कुरान एंड होल्ड अ कोहेसिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है ना, हम किस पे यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन रखते हैं, उसके वहदहू ला शरीक होने पर यकीन रखते हैं, प्लस हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानते हैं। इस तरह हमारी जो किताब है वो कुरान है, जो हमें एक हमारे लिए दर्जगाह है। ठीक है ना, हदीस हदीस मुबारक की किताब है। अच्छा, तो होल्ड अ कोहेसिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, और हम क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों से हम अपने ज़िंदगी का एक नज़रिया सीखते हैं, और ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका हमें बताया गया वो इन्हीं चीज़ों ने बताया, नमाज, कुरान वगैरह। ठीक है। हिंदुइज्म ऑन द अदर हैंड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल गॉड्स। अच्छा, हमारे यहाँ एक ही खुदा है। अब वहाँ कितने खुदा है, बारिश बरसाने का खुदा, हवा चलाने का खुदा, पानी का खुदा, लक्ष्मी, वो पैसों का खुदा, और शनि, मतलब अब बहुत सारे, हर चीज का अलग अलग उन्होंने जो है ना वो रखा हुआ है खुदा। ठीक है ना। और सबसे बड़े आई थिंक वो शंकर जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, और उसको ब्रह्मा पत्नी अजीब सा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो मतलब इधर हम वननेस ऑफ गॉड एंड दे बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स, एक डिफरेंट हो गया। देयर सोसाइटी फॉलोज कास्ट सिस्टम, हमारा कोई कास्ट सिस्टम नहीं है मुसलमानों में, हमारी वो अभी बन रही है ये फला 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 है, लेकिन बेसिकली मुसलमानों में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। मुसलमान अगर कोई अफजल हो सकता है एक दूसरे से, तो वो सिर्फ और सिर्फ तकवे की बुनियाद पर अफजल हो सकता है। तकवे के अलावा किसी और बुनियाद पर मुसलमान एक दूसरे से अफजल नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, Hinduism and on the other hand, based on ये their society follows caste system is divided into four classes। मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में बताया है, वही ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य वगैरह जो हैं, ये चार क्लासेस में डिफरेंट डिवाइडेड हैं, एंड हैज अ वेरी नैरो अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, और उनकी बहुत ही नैरो अप्रोच होती है लाइफ के हिसाब से। कल्चरल डिफरेंसेस। अच्छा, कल्चरल डिफरेंसेस क्या है यही बता दें तो एक बात वही, अच्छा हमारे यहाँ पैगम्बर हैं, उनके यहाँ पैगम्बर ही नहीं। ठीक है ना, हमारे किताब है, उनके यहाँ इतनी कोई मुकद्दस किताब वो है, गीता वगैरह है, लेकिन इतनी ज्यादा उसको वैल्यू नहीं दी जाती जितनी हमारे यहाँ कुरान मजीद को दी जाती है। ठीक है। अच्छा, तो ये रिलीजियस डिफरेंसेस आपने सुन ली। नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट कल्चरल डिफरेंसेस। Muslim followed the Islamic culture while Hindus inherited a self-built culture। ठीक है ना, हिंदू मुसलमान कौन सा फॉलो करते हैं, इस्लामी कल्चर, यानी कि हर इस्लाम एक कंप्लीट मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। ठीक है ना, इस्लाम हमें तमाम चीजें सिखा देता है, कपड़े कैसे पहनने हैं, सफाई निस्सी माने आता है जी, अच्छा जी कपड़े साफ होने चाहिए, अच्छा जितना जिस्म ढका हुआ मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कपड़े कैसे पहनने हमें किसने बता दिया, इस्लाम ने हमें बता दिया। कपड़े ऐसे होने चाहिए, ढीले होने चाहिए, इतने ढीले होने चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए। ठीक है ना, इतने पीसेस में होने चाहिए। तो ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, ड्रेसिंग का, खाने पीने का, शराब हराम, सुअर का गोश्त हराम,
गैर मुनासिब तरीके से जो पैसे आए हैं उनका खाया हराम, पहना हराम। यानी कि बिजली का बिल भी अगर आप चोरी से दे रहे हो तो वो रोशनी अगर है तो उसमें आप नमाज नहीं होगी। कुंडा, आपको पता है कि जो शरीयत क्या कहती है कि वो लोग जिन्होंने कुंडा लगाया हुआ है उनकी अपने घर में नमाज नहीं होगी। उस रोशनी में जहां तक वो रोशनी उनके घर की जा रही है, अगर वहां जहां तक पंखे की हवा जा रही है वहां नमाज नहीं होगी। तो एक साहब थे, उन्होंने कुंडा लगाया हुआ था, तो बस हमें तो जहाँ मौका मिलता है हम तो बस लपेट देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वो मैंने देखा कि कुंडा लगा हुआ था, मैंने पढ़ ली, नमाज पढ़ ली। तो मैंने बोला भाई आपने कुंडा लगाया हुआ है, नमाज नहीं होगी कुंडे की छत में। ठीक है, उन्होंने जाना मैं लपेटी, बोला मैं छत पे जा रहा हूँ, वहाँ कोई लाइट नहीं, वहाँ तो नमाज हो जाएगी ना, यहाँ लाइट जल रही, छत पे तो कोई लाइट नहीं जल रही, तो मैं छत पे जाके नमाज पढ़ लेता हूँ। वो भी शेख साहब थे। तो समझ रहे हैं, तो ये ऐसे भी लोग हैं भाई। ठीक है जी, छत पे तो नमाज हो जाएगी ना, छत पे तो लाइट नहीं है, या भाई कैसे नमाज हो जाएगी यार। अच्छा, तो बहरहाल ये हमारे लोग हैं, कुछ कहना नहीं चाहिए, आगे चलते हैं बस। तो इस्लाम एक एक चीज के बारे में खोल खोल कर बयान किया गया। ठीक है, चेहरे पर दाढ़ी के बारे में मर्दों को बताया गया, कब किस तरह से दुपट्टा लेना है, स्कार्फ बांधना है, ये चीजें औरतों के लिए बताई गई। खाने पीने का बताया गया, सोना कब है, उठना कब है, नमाज पढ़नी है, जाना है, कमाना है, उसूल रिज़्क़ हलाल इबादत। ठीक है जी, अगर मैं घर से निकला हूँ अभी और मैं पैसे कमाने की गर्ज से निकला हूँ और मेरी नीयत ये है कि मैं हलाल पैसे कमाऊँ, ये भी क्या है, इबादत है। मैं घर से निकल गया और मेरी इबादत क्या होगी, शुरू हुई। यानी कि आप घर से नियत कर निकल, अगर ये करके निकले, सिर्फ नियत ये करके निकले कि मैं सवाब कमाने जा रहा हूँ, मैं हलाल कमाने जा रहा हूँ, तो जो कुछ मैं करूंगा वो मेरे सवाब, सवाब मेरा क्या होता रहेगा, मीटर सवाब का चलता रहेगा, घूमता रहेगा। ये दिस इज कॉल्ड इस्लाम। क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में बताता इस्लाम। फूड, खाने के बारे में पता, हाउस होल्ड्स के बारे में, बच्चों के हकूक, हकूक लिबास जरा पढ़े, बच्चों के हकूक, लड़कों के अलग हकूक, लड़कियों के हकूक, बीवी के हकूक, शौहर के हकूक, माँ बाप के हकूक, बहन भाइयों के हकूक, पड़ोसियों के हकूक, रिश्तेदारों के हकूक। अब छोटा सा वाक्य आपको सुना। एक शख्स था, तो एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। तो उन्होंने एक बंदे को बताया कि तुम्हारी मौत लिखी थी, लेकिन तुम बच गए। तो उसने पूछा कि भाई अगर मेरी मौत लिखी थी तो मैं कैसे बच गया। तो उसने सोचा कि हम ऐसे ही हमें फेंक रहा है ये बंदा, ये इतना काबिल नहीं है, इतना ज्यादा उसको इल्म नहीं है, ये अपने पास से फेंक रहा है ऐसे। उसने कहा तुम्हारी इसलिए बढ़ गई एज क्योंकि तुम अपनी रास्ते में जब यहाँ मेरे पास आ रहे थे तुम अपनी फुप्पो के घर पर रुक गए, क्योंकि तुम अपनी फुप्पी से मिले, अपनी फुप्पो से या फुप्पी से, अल्लाह आलम आप क्या कहते हैं, क्योंकि तुम अपनी फुप्पो से मिलने गए। तो रिश्तेदारों से मिलना क्योंकि सिला रहमी है, तो सिला रहमी जो करता है उसकी अल्लाह ताला उम्र में इजाफा कर देता है, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी उम्र में इजाफा कर दिया। सिला रहमी, रिश्तेदारों के हकूक है कि उनसे मिला जाए, उनकी कसम कुर्सी की जाए, उनकी उनके हाल चाल से आप आगाह रहें और उनकी मदद करने में उनकी हेल्प करें। ठीक है जी। अच्छा, सो द टू कम्युनिटीज एंड द, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रहे हो यार, ये कौन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इरेजर से ये जरा मैं मिटा दूं। बेटा इस तरह की हरकत अब आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने बंद कर दिया, और नोट का ऑप्शन होता है ये जो मैंने बंद कर दिया है, इसलिए क्योंकि आपने ऐसा किया। वेल, तो कल्चरल डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा था, फूड के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अच्छा, हिंदू क्या करते हैं, अपनी जो डेड बॉडीज होती है उनको जला देते हैं। हिंदू अपनी डेड बॉडीज को क्या करते हैं, जला देते हैं। हम क्या करते हैं अपनी डेड बॉडीज के साथ, दफन कर देते हैं। डिफरेंट। हिंदुओं की नजर में गाय जो है वो माँ का दर्जा रखती है, और आपकी नजर में गाय निहारी, पाए, पसंदे और सज्जी और ये सब चीजों के दर्जा रखती है। ठीक है ना, फर्क है ना, डिफरेंसेस। अच्छा, तो
Hindu Muslims do not intermarry, nor do they interdine. ना ही एक दूसरे के साथ वो शादी करते हैं। हिंदू मुसलमान शादी हो ही नहीं सकती। आपके यहाँ शादी किस तरह होती है? सोफे पे बैठे, हाँ भाई कबूल कबूल हो गई। अच्छा, वहां पर क्या होता है? आग जल्दी होगी, 7 यूं चक्कर घूमो, फिर 7 यूं चक्कर घूमो, फिर वो सिंदूर और मंगलसूत्र, इस तरह से शादी होगी। तो ये डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो खाने में डिफरेंसेस, शादियों में डिफरेंसेस, मैयतों में डिफरेंसेस, अच्छा कपड़ों में डिफरेंसेस, बिल्डिंग्स में डिफरेंसेस, त्योहारों में डिफरेंसेस, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज व्हाट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर, ठीक है ना? अच्छा, सोशल डिफरेंसेस, मिलना मिलाना। हमारे यहाँ क्या है मैं बताऊं आपको। हमारे घर में जैसे हमारे कजन्स आते हैं, मेल कजन्स या फीमेल, पहली बात तो ये है कि हमारा कोई भी आएगा तो गेट उसको नॉक करना होगा। अगर खुला हुआ भी गेट है तो वो कभी भी अंदर नहीं आएगा, दाखिल नहीं हो सकता, वो खड़ा रहेगा बाहर, नॉक करेगा, कोई आएगा इजाजत लेगा आ सकता। अच्छा, फिर हम भी बोले हाँ भाई कोई घर में है तो पर्दा कर ले, अब फलाना साहब आएंगे, चलिए कजन है हमारे सगे, फिर भी ऐसे दाखिल नहीं हो सकता। कमरे हैं अलग, दूसरे के कमरे में जो शादीशुदा जैसे भाई भाभी वगैरह इस तरह से, उनके कमरे में कोई जाएगा, इजाजत लेगा, फिर ऐसे धड़ाम से कमरे में घुस नहीं सकता, ठीक है? तो हमारे यहाँ पर्दे का कितना कॉन्सेप्ट है मुसलमानों के अंदर, कितनी प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट आपको पता है मुसलमानों में क्या है? अगर किसी की शादी हो गई उसको अलग कर, ताकि ऐसा ना हो, अब जैसे जो भाभी होती है वो नामहरम होती है, वो सेपरेट रहें, उनकी बेपर्दगी का कोई वजह ना बन जाए, या मतलब मुसलमानों में क्या है भाई, शादी हुई अलग अलग करोगे सबको। हिंदुओं में क्या होता है? एक ही चूल्हे में खाना बनेगा, सब एक साथ रहेंगे। ये कहाँ होता है? हिंदुओं में होता है। आज हमारे यहाँ मेजोरिटी ये चाहते हैं कि हम साथ रहें, अलग अलग। ये इस्लाम की शरीयत ये कहती है कि आप अलग अलग हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना कमाओ अपना खाओ, ठीक है ना? अलग अलग मतलब करीब करीब रहो। कल को एक प्रोग्राम होना चाहिए, सब एक साथ मिलो जुलो, अपनी खैरियत रखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के काम आओ। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से मुंह फैल लो और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाओ, ऐसा थोड़ी बोला भाई, ठीक है? अच्छा, फिर ये भी हमने वहां से अडॉप्ट, क्योंकि जब तक हिंदू और मुसलमान क्योंकि 1000 साल तक एक साथ रहे, अब उनमें क्या हो गया, वो आपस में बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई। The two communities of the subcontinent differ in social life as well. कपड़े अलग, खाना अलग, रहन सहन अलग, लेआउट ऑफ होम्स अलग, वर्ड्स ऑफ सैल्यूटेशन अलग, ठीक है ना? वर्ड्स ऑफ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, डिफरेंस हो गया। जेस्चर, हमारा के मौलवी देखिए, दाढ़ी लंबी, मूछें हल्की हल्की, या साफ, या टोपी रुमाल, शलवार कमीज में होगा, एक मुसवाक आगे रखी होगी, या जो भी आपको पता है, मुख्तलिफ जो मकातब फिक्र है, सबके मौलवियों के जो लुक होता है आपकी जहन में होगा। ऑन द अदर साइड आप आ जाए पंडित, पंडित पूरा गंजा होगा, बीच में से एक लंबी सी चुटिया निकल रही होगी, ये लंबा सा टीका, ऑरेंज कलर का एक ही कपड़ा यूं गोल गोल घुमा के पहना होगा उसने, ठीक है ना? तो ये सब चीजें, दीज आर द डिफरेंसेस हमारे यहाँ। अच्छा, मतलब एक दूसरे को पुकारने का तरीका अलग, जेस्चर अलग, बोल बातचीत करने का, नमस्ते और पाँव आशीर्वाद लेना, हमारे कोई आशीर्वाद के, हमारे यहाँ दुआ दी जाती, खुश रहो, ठीक है ना? यूं यूं इस तरह से हम लोग बाहर एक दूसरे को हम ख्याल करते हैं, सब चीजें तो है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस की हम बात करते हैं। अच्छा, layout of homes, words of salutation, gestures, everything about them was different and immediately pointed to their distinctive origin. अच्छा, यहीं पर हम रुकेंगे। अगर कोई आपका सवाल है तो प्लीज पूछे। If you have any question, you can unmute yourself and ask question. Otherwise, आज की क्लास हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।